आपको मिलेगा एफएक्यूज में जाकर आप चेक करेंगे तो एप्लीकेबिलिटी का एक क्लोज है, तो इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, पहले टर्नओवर की बात करते हैं। वो नोटिफिकेशन कौन सी थी, यहाँ पर ये एनेबलमेंट की गई थी, तो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 10, ठीक है। 10 मई 2023 को नोटिफिकेशन आई थी। इसमें लिखा हुआ था कि जो वर्ड है वो 5 करोड़ से एक्सचेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। 5 करोड़ से एक्सचेंज कर दिया, इसका मतलब है कि जहां पर पहले 10 करोड़ लिखा था उससे एक्सचेंज करके यहाँ पर 5 करोड़ कर दिया। 5 करोड़ की लिमिट आपको चेक करनी है। पहले क्वेश्चन का आंसर, क्या सर मेरी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जनवरी, ये जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल 2023 में अप्रैल, मई, जून या जुलाई सबकी मिला के अलग किसी मंथ में टर्नओवर अगर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाएगी तो क्या आपको 1 अगस्त से इनवॉइस बनाना है, तो इसका आंसर है नो। यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है वो प्रीसीडिंग ईयर लिखा गया है, तो आपको आपके स्पेशल केस में यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से आपको इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आई, तो 1 अगस्त से आपको नहीं बनाना है। क्या हर टाइप का इनवॉइस इसमें कवर है, तो जी हाँ, इसमें इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स जो भी इशू किए जाते हैं, ध्यान से समझिए, व्हेन इशूड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर, क्योंकि 5 करोड़ वाले हैं, टू ए रजिस्टर्ड B2B सप्लाई या फॉर एक्सपोर्ट पर्पज, तो केवल B2B और एक्सपोर्ट के लिए इसको एनेबल किया गया है। तो अगर आपके इनवॉइस B2C वाले हैं और आपकी टर्नओवर है सपोज करो 50 करोड़, तो आपको इनवॉइस नहीं बनाना, आप मैनुअल इनवॉइस बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनवॉइस के लिए जो बनाने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आती है वो B2B वाले की, जैसे आपका जीएसटी नंबर है, सामने वाले भी जीएसटी नंबर है, या फिर आप एक्सपोर्ट सप्लाई करते हैं, उस केस में मैंडेटरी है, ठीक है। पार्ट सप्लाई आर प्रेजेंटली कवर्ड, तो इस टाइप की सप्लाई कवर्ड है। B2B सप्लाई, सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर्ड है। तो B2C वाले कवर्ड नहीं है। इन्होंने नेक्स्ट में ही लिखा है क्या B2C वालों के लिए भी जो है करना पड़ेगा, नहीं, B2C के लिए अभी नोटिफाइड नहीं है, तो B2C के लिए आपको कोई भी इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या इनवॉइस एप्लीकेबल है रिलेटेड या होली एग्जेप्ट सप्लाइड पे, तो नो। तो अगर आप एक ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जो कि जीएसटी में रिलेटेड है या फिर एग्जेम्प्टेड है, तो उस केस में आपको जीएसटी में इनवॉइस नहीं बनाना है। बट अगर पार्सली एग्जेम्प्ट है तो फिर आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पार्सली वाले को यहाँ पर कवर नहीं किया गया है। जो फाइनेंशियल कॉमर्शियल क्रेडिट नोट्स इशूड करते हैं, क्या उनको लिए जरूरी है, नहीं, उनके लिए भी जरूरी नहीं है सेक्शन 34 की रिक्वायरमेंट। वेदर इनवॉइस इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाइड बाय नोटिफाइड पर्सन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इनवॉइस बाय नोटिफाइड पर्सन मैंडेटरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ सर्विस, thus where the government department does not have any registration number under GST is not a registered person, invoice does not arise। तो अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो जीएसटी नंबर वाले होते हैं जिनमें वो 10 नंबर होता है उनके पास, वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, टीसी डिडक्ट करने के लिए 10 नंबर लेके रखते हैं जीएसटी के अंडर में, बट वो एक जीएसटी नंबर तो नहीं है, तो इसीलिए आपको उनके लिए जीएसटी इनवॉइस नहीं बनाना है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, however the government department having GST as entity supplying GST related the same has to mention as recipient GST in the invoice। तो जहां पर वो 10 नंबर लिया हुआ है टीडीएस का, वहां पर आप चाहे तो इनवॉइस बना सकते हैं, बट अगर गवर्नमेंट के पास जीएसटी नंबर नहीं है और रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो फिर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। बट जहां पर वो 10 नंबर इशू करते हैं, उनके बाद 10 नंबर वो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, तो उस केस में जो है रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर इनवॉइस बनाने के लिए मैंडेटरी है। तो ये हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जो है वो 10 नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपको पहले एक बार चेक करना पड़ेगा। वेदर इनवॉइस मैंडेटरी फॉर इनवॉइस बिटवीन टू डिफरेंट जीएसटी अंडर सेम पैन, तो जब अलग अलग स्टेट में आपके पास जीएसटी नंबर है, पैन नंबर सेम है, तो उस केस में भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको जीएसटी इनवॉइस बनाना जरूरी है। हाई सीज सेल एंड बॉन्डेड वेयर हाउस वाली सेल है, क्या उनके लिए इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो नहीं, उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वो शेड्यूल 3 के अंडर में जो है उन्हें सप्लाई ना तो गुड्स कवर्ड किया गया है ना ही सर्विस। व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइस ऑफ इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, तो इंपोर्ट ऑफ बिल ऑफ एंट्री में भी इनवॉइस अप्लाइड नहीं है, तो ये भी एक तरह से एग्जेम्प्ट है। तो इंपोर्ट के केस में आपको ई वे बिल तो बनाना है, बट लेकिन इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, ई वे बिल और इनवॉइस दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट है, तो इनको मर्ज मत करिए। वो कौन कौन सी एंटिटी है या सेक्टर्स हैं जिनको इनवॉइस नहीं बनाना, तो SCZ यूनिट्स हो गए, इंश्योरेंस हो गई, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या बैंकिंग कंपनीज हो गई, तो उनके लिए जरूरी नहीं है। GTA जो कि सप्लाई करते हैं गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड,
तो उनको भी यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में कवर किया गया है। सप्लाई ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांसपोर्ट एजेंट की सर्विस है पैसेंजर ट्रांसपोर्टर की, या फिर जो सिनेमाटेग्राफ फिल्म वाले होते हैं, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले, उनको भी जरूरत नहीं है। और पर्सन रजिस्टर्ड इन रूल 14 और आईडीआर वाली जो सर्विस है वो प्रोवाइडर्स है, उनके लिए भी जीएसटी में इनवॉइस बनाना मैंडेटरी नहीं है। तो स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन है, उनको एग्जाम्प्ट किया गया है। दिस एग्जाम्पशन फ्रॉम इनवॉइस रिगार्डिंग टू विद रेस्पेक्ट टू नेचर ऑफ सप्लाई ट्रांजेक्शन और विद रेस्पेक्ट टू एंटिटी। तो ये एंटिटी के रेस्पेक्ट में है, ट्रांजेक्शन के रेस्पेक्ट में नहीं। एससीजेड डेवलपर्स को इनवॉइस बनाना जरूरी है, तो यस, जो एससीजेड डेवलपर्स हैं उनको भी अगर स्पेसिफिक टर्नओवर वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, बनाना जरूरी है। फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन वाले हैं, उनको भी बनाना मैंडेटरी है। क्या इनवॉइस एप्लीकेबल है सप्लाइड बाय नोटिफाइड पर्सन टू एससीजेड? यस। तो जब आप एससीजेड को सप्लाई कर रहे होंगे तो उनके लिए मैंडेटरी है, बट एससीजेड बनाना, जो एससीजेड वाले कवर्ड पर्सन है उनको मैंडेटरी नहीं है कि वो इनवॉइस बनाए। ठीक है। एक एंटिटी है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर रही है करंट फाइनेंशियल ईयर में, जैसे 2021 में, तो उसके ऊपर जो है किस डेट से इनवॉइस अप्लाइड होगा। तो जैसे मैंने बताया है अभी कि उसमें जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उससे नहीं होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से होगा। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आप इसको कंसीडर करेंगे 1 अप्रैल 2024। ठीक है, ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको भी बताया था, सेम वही अप्लाइड है। तो ये आपको एक बार चेक करना है। ठीक है। तो इसके बाद आता है रिगार्डिंग द टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट द इनवॉइस नोटिफिकेशन मेंशन एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो 17-18 में कब से कंसीडर करना है? तो 1 जुलाई 2017 से कंसीडर करना है, यानी कि जो 3 महीने वाली सेल है वो आपको कंसीडर नहीं करनी है। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसे आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोनॉमिक पर्टिकुलर सप्लाई टू सपोर्ट टू इनवॉइस इनवॉइस। तो इसके लिए जो है कि वो कौन से ऐसे पर्सन है कि जिन पे इनवॉइस एप्लीकेबल है। तो जीएसटी का जो ये इनवॉइस वाला पोर्टल है, इस पर पूरी की पूरी लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप उससे चेक कर सकते हैं वो कौन कौन से एसएससी हैं जो कि जीएसटी, वो कौन कौन से जिनको आईआरएम करना मैंडेटरी है, जो एनेबलमेंट वाला स्टेटस है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है। तो इन्होंने वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि आप खुद से जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी जो टर्नओवर का क्राइटेरिया वो 3B के बेस पे ऑटोमेटिकली पिकअप करते हैं। वेयर कैन आई गेट द लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर? तो वो टैक्स पेयर की लिस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, हालांकि बनाना मैंडेटरी है, बट इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर कंपाइल किया है। आई एम ए बायर फॉर सम ऑफ माई सप्लाईज, द स्टेटस ऑफ IRP शोन इन एनेबल, बट जो सप्लायर है वो कहता है कि एग्जेम्प्ट है इनवॉइस के लिए। तो क्या ये सही है कि मैं एक बायर हूं, मुझे पता है कि जो सप्लायर है वो IRP में एनेबल दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि हो सकता है कोई पर्सन IRP में एनेबल हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। वो टर्नओवर वाली जो लिमिट क्रॉस करेगी तभी वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये तो FAQs की इसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कब से लिमिट चेक करी जाएगी, हर क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया।